अब, तू ही तब, तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना दो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना, तेरा नाम, तेरा ये ज़माना, तेरा नाम, तेरा ये ज़माना। नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज ये डीएससी शो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम पहली बार हिसार में लेके आए हैं। एक जो फीलिंग अपने परिवार में आने की जो होती है, वैसी भावना के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जैसा आप में से कुछ लोगों ने शो देखा होगा, देखा है किसी ने डीएससी शो? अरे वाह। तो जैसा उसमें आप देखते हैं कि जितना आप इसका आनंद लेंगे, जितना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही आपको आनंद भी आएगा, उतनी ही बातें दिमाग में क्लैरिटी भी होगी। तो आज का विषय है मनुष्य को एथिकल बिहेवियर जो है, सही आचरण। तो एथिकल बिहेवियर बिजनेस में, लाइफ में कामयाब होने में कितना सहायक है, या बहुत बार हम लोग इस बात को सोचते हैं कि आज के दिन जब तक अनएथिकल रूप से काम नहीं करोगे तब तक कामयाब नहीं होगे। ये भी एक विचार आज पैरेलल साथ साथ में चलता है। सो देखिए, वी आर सीइंग व्हाट डू वी से अबाउट द एथिक्स टुडे। प्ले द पैकेज प्लीज। हर इंसान की चाहत होती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर नैतिकता के मार्ग पर चले, एक बेहतर नागरिक बने और समाज में उसकी अलग पहचान हो, क्योंकि नैतिकता का हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान है। लेकिन मौजूदा हालात में नैतिकता सिर्फ किताबों के पन्नों में सिमट कर रह गई है। मौजूदा दौर में हमारी संस्कृति में भी बदलाव आया है। शहरीकरण और टूटते संयुक्त परिवारों के लिए तो नैतिकता वरदान है। चाहे हम घर में हो या बाहर, खेत खलिहान में हो या दफ्तर में, शासित वर्ग में हो या शासक, हम नैतिकता को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन हम नैतिकता से कोसों दूर होते जा रहे हैं। क्या यह सब नैतिकता के पतन का परिणाम है? आखिर क्या है जीवन में नैतिकता का महत्व? आज हम इसी के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दोनों ये आज के दिन बातें हैं कि एक बड़ा वर्ग है अपने समाज का जो सोचता है कि सही आचरण करने से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, बड़ा नहीं बन सकता। बड़े बड़े उदाहरण भी लोग देते हैं। लेकिन नैतिकता, आचरण और आदमी की आदत या जीने की शैली, इन दोनों में अंतर है। इसको एक उदाहरण से अगर समझें तो ये, हालांकि उदाहरण विदेशों के हैं, पर तीन बहुत बड़े लोग जो हुए इंटरनेशनल अरीना में, और शायद आप लोगों की कहीं ना कहीं पढ़ाई में ये बात आई होगी। ये तीन लोगों में से एक आदमी के बारे में, पर्सन ए, उसने लिखा है कि he had friendship with bad politicians, he used to consult astrologers, दो बीवियाँ रखी हुई थी उसने, चेन स्मोकर था, और सुबह नाश्ते में भी अल्कोहल पीता था, लंच में भी और डिनर में भी। ये पर्सन नंबर ए। दूसरा आदमी नौकरी करता था, 2 बार ऑफिस से भगाया जा चुका था, दोपहर तक सोता था। उस समय में ओपियम कॉलेज के टाइम में यूज़ करता था, और विस्की तो एवरी शाम को, हर शाम को चाहिए उसको। तीसरा व्यक्ति सी, ही इज़ अ डेकोरेटेड वॉर हीरो, ए वेजिटेरियन,
डजंट स्मोक, डजंट ड्रिंक, और अपनी पत्नी को कभी उसने चीट नहीं किया। अब आप क्या कहेंगे, इसमें से कौन सा आदमी अच्छा? तीसरा, नाम किसी को पता है? पर्सन ए कौन था? पहला आदमी ए जो था वो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, अमेरिका का राष्ट्रपति रहा। वो 1935 से लेकर के 1945 तक। ए आदमी की हालत थी। बी विंस्टन चर्चिल, कुछ लोगों में से आपने कहा, और सी हिटलर। तो इससे क्या तथ्य निकलता है हमारे सामने? इससे तथ्य ये निकलता है कि आदमी की आदत देख करके उसका आचरण पर अपना मन मत बनाइए। उसकी कुछ आदतें खराब हो सकती हैं, आदतें अच्छी भी हो सकती हैं। कई बार इंसान अपना आचरण बड़ा अच्छा रखता है क्योंकि उसका धर्म, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका परिवार वो इजाज़त नहीं देता उन चीज़ों की। लेकिन जब उसके रियल एथिक्स पे जाओ तो कहते हैं, बोला भाई ये जो समाज, ये लोग जो है ना, ये आदमी का कत्ल भी कर लें और खा भी जाएं तो भी डकार नहीं मारें। तो आदत उसमें और दैनिक जीवन जीने में और एथिकल उसमें दो चीज़ों में अंतर है। ये ज़रूर हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी को देख करके उसको जजमेंट मत करिए। अब प्रश्न आप लोग बताइए, क्या आपको क्या लगता है कि जीवन में एथिकल बिहेवियर कर रखना चाहिए, उससे कामयाबी मिल सकती है? सर बात ये कि मुश्किल है अगर हम ईमानदारी से चलते हैं तो। कि अब मान लो कोई बंदा हमारे को कोई चीट करता है तो अब हम तो यही सोचेंगे, हमारी जो मेंटालिटी वो तो यही बोलेगी कि वो नेगेटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि एथिकल, सबसे पहले तो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारी वैल्यू सिस्टम हमारे एथिक्स होते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने वैल्यूज़ बना देते हैं, अपने प्रिंसिपल्स बना देते हैं। दूसरी बात ये कि हम ये देखते हैं कि अनएथिकल तरीक़ों से, टैक्टिक से इंसान को सक्सेस शॉर्ट टर्म मिल सकती है। एक बार की खुशी, 2-3 बार की खुशी मिल सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो ट्रस्ट बनता है वो डेफिनेटली एक एथिकल इंसान से ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कामयाब हुए लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिसल गए क्योंकि उनका बिहेवियर, वो अपना विश्वास अपने कस्टमर पर, आसपास के लोगों पर नहीं जमा पाए क्योंकि अपने अनएथिकल बिहेवियर की वजह से। सर मिक्सअप होना चाहिए एथिकल और अनएथिकल दोनों का। भगवान कृष्ण की तरह 16 कला संपन्न होना चाहिए। अच्छा, मिक्स कैसे करोगे भाई? सामने वाले बंदे पे डिपेंड करता है। अगर मतलब आप क्या ये कहना चाहते हो कि चोरी करो पर पकड़े मत जाओ? यस सर। अगर सामने वाला बंदा चोर है तो उसके साथ चोरी सही है सर। अगर सामने वाला बंदा सही है तो उसके साथ सही नैतिकता बरतो। ओके, दिस इज वन वे टू लुक एट लाइफ। यस सर, एक्चुअली हमारे यहाँ अनएथिकल और एथिकल की डेफिनेशन अलग अलग है। हर किसी के लिए अनएथिकल और एथिकल की आपके लिए क्या है? सर अनएथिकल का मतलब है कि जो भी काम हमें सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं देता। सर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बाहर से कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि हमें बेनिफिट देंगे, लेकिन अंदर हमें भी पता होता है कि वो काम गलत है, तो वो काम अनएथिकल है सर। अनएथिकल जो आपका मन अंदर से कहे वो कि ये काम नहीं करो, वो अनएथिकल है। यस सर। जिसको करने में मन माने तो वो एथिकल है। एथिक्स सर हर किसी के अलग अलग होते हैं। कोई ऑनेस्टी को अपना एथिक मानता है, कोई किसी की हेल्पिंग को अपना एथिक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा आगे चलें। अगर बड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से अगर इस बात को समझने का प्रयास करें कि आदमी क्यों एथिकल होता है और क्यों अनएथिकल होता है, कहीं ना कहीं जो किसी ने कहा, आपने कहा वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम क्या है, इंसान का वैल्यू सिस्टम क्या है, ये समझने के लिए हमें पूरे विश्व को समझना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ
एक तो 5 एलिमेंट हैं, आकाश, वायु, धरती, जल, अग्नि। एक तो 5 तत्व हो गए। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं संसार में जिससे ये संसार बनता है, वो भी 4 चीज़ें। सबसे पहले खनिज, मिनरल्स। दूसरा वेजिटेबल्स एंड पेड़ पौधे। तीसरा जानवर, एनिमल्स। चौथा मैनकाइंड, मनुष्य। ये 4 चीज़ों से ही विश्व है। इन 4 चीज़ों को अगर हम गहराई से देखें, सोचें, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमारे अंदर भी, जैसे अब यहाँ पे हम 500 लोग बैठे हैं, 1700 लोग बैठे हैं, हमारे बीच में मिनरल ह्यूमन बीइंग भी है, वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, एनिमल ह्यूमन बीइंग्स भी हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। अभी ये जो बात हम कर रहे हैं ना एथिक्स की, ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो ज़्यादातर विश्व में डार्विन की थ्योरी चलती है। लोग एथिक्स की बात करें, ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें, तो वो डार्विन को पढ़ते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो पता नहीं सदियों, कितने हज़ारों वर्ष पहले ये बातें लिखी गई थी, जो मैं बता रहा हूँ, आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो 5वां गॉडली ह्यूमन बीइंग्स। अब इनकी आप फितरत समझिए एक एक की। आप अपने आसपास के लोगों को अगर सोचेंगे, देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि हाँ, मैं इतने 50 लोगों को जानती हूँ या 100 लोगों को जानती हूँ, तो उसमें से एक मिनरल ह्यूमन बीइंग भी है। अब वो क्या होगा? वो व्यक्ति केवल और केवल अपना स्वार्थ देखेगा, खुद का स्वार्थ देखेगा, यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने में हिचकिचाएगा नहीं। ऐसे मनुष्य को कहा गया मिनरल ह्यूमन बीइंग। हैं ऐसे कोई लोग आपके ध्यान में? वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं और जब वो जो चीज़ चाहेंगे वो हमेशा वही करेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मिनरल ह्यूमन बीइंग। दूसरे हैं वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग्स। अब इनकी फितरत अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अपना तो स्वार्थ देखते ही हैं, अपने इमीडिएट जो फैमिली है उसका स्वार्थ देखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़े से ठीक होंगे तो वो अपने आगे बढ़ जाएंगे, अपने पूरे परिवार का ध्यान रख लेंगे। केवल मेरी फैमिली नहीं, चलो मेरे माता पिता भी, भाई बहन भी, चाचा ताऊ भी, उनका ख्याल रख लेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे वो। ऐसे लोगों को हमने कहा वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग्स। ये आपको उनकी क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया मिनरल्स, मिनरल कोई भी जो है वो बदलता नहीं है, उसको सैकड़ों हज़ारों वर्ष लग जाते हैं जिससे पहले के एक पर्टिकुलर मिनरल पड़े पड़े अपने कुछ केमिकल रिएक्शन से चेंज हो, हज़ारों वर्ष लग जाएंगे उसको। वेजिटेबल्स दे स्टिल ग्रो, आसपास थोड़ी दूर फैल जाती हैं, लेकिन उसका दायरा फिर भी लिमिटेड रहता है वेजिटेबल्स का। इसी तरह से ये इंसान है जो वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग्स जिनको कहा गया। कौन ध्यान में आ रहा है? मेनली ये वो लोग हैं जो नेपोटिज्म को परस्यू करते हैं, नेपोटिस्ट होते हैं, जो सिर्फ अपना भाई भतीजावाद देखते हैं। मेनली वो सर इसमें। वेरी राइट। सर आई थिंक हमारे समाज में मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की है जो अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करेंगे, दुनिया से लड़ेंगे, उन्हें अच्छे से अच्छा दिलाएंगे, लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, उनके ही बच्चों की एज के बच्चे बाहर भीख मांग रहे होंगे, लेकिन वो उनके लिए कोई हेल्प नहीं करेंगे, उनके तरफ देखेंगे भी शायद नहीं। एग्जैक्टली, तो आई थिंक वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। वेरी राइट, थैंक यू। वेरी राइट। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज हमारे पास कुछ गेस्ट हैं जो कि बड़े इन मामले में हमको कुछ उनसे सीखने को मिलेगा और शायद आप उनको जानते भी होंगे। इनको हम कहते हैं हमारे रूप से चेंज मेकर्स,
जो समाज में किसी न किसी तरह का चेंज लाते हैं अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, जो ये ना पहले मिनरल ह्यूमन बीइंग्स में से हैं ना वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग्स में से हैं, और बल्कि आप भी जज करिएगा उनको, वो दोनों के बीच में है, चाहे तो गॉडली ह्यूमंस या ह्यूमन। तो मेरे बीच में राजेंद्र जी सिहाग हमारे हॉकी टीचर्स हैं। आइए सिहाग, देखिए इनके बारे में हमने कुछ रिकॉर्डिंग किया है। असफलताओं की तपिश में कामयाबी की उड़ान, हाथ में हॉकी स्टिक, सिर पर टोपी और शरीर में बिजली की रफ्तार। इस कड़ी धूप में अपने खून पसीने से हॉकी खिलाड़ियों की नई पौध तैयार कर रहे ये हैं राजेंद्र कुमार सिहाग। राजेंद्र हरियाणा के एक छोटे से गांव डाबड़ा के रहने वाले हैं। आप खुद भी एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। आपने नेशनल लेवल की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का डंका बजाया। राजेंद्र का सपना अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देश के लिए हॉकी खेलने का था, लेकिन आपका सपना हकीकत नहीं बन पाया। काफ़ी जुनून था गेम खेलने का, तो उस लिहाज से हमने हॉकी स्टार्ट की। तो उसके बाद इंडियन टीम से 2-3 बार ड्रॉप आउट कर दिए गए। तो उसके बाद कहीं बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। यहाँ फादर थे, वो बचपन में एक्सपायर हो गए थे, 8-1 साल की उम्र थी मेरी। आफ्टर देन गुड़गांव स्पोर्ट्स हॉस्टल से इधर से हरियाणा से हॉकी खेलते। वहाँ ऊपर लेवल पर जाने के लिए एक माई बाप जरूरी है, कोचेज जरूरी है। अपने सपने को जिंदा रखने के लिए साल 1996 में आपने खुद के खर्च पर स्टेडियम बनवाया और बच्चों को मुफ्त में हॉकी खेलने की ट्रेनिंग देनी शुरू की। ये फैसला आपके लिए आसान नहीं था। परिवार वालों ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आलोचनाओं में ही अपनी कामयाबी का रास्ता ढूंढा। राजेंद्र कुमार का दावा है कि बच्चों की ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च को भी वो खुद ही उठाते हैं। खेती से हुई आमदनी का ज्यादातर हिस्सा आप खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं। आपका सपना है कि हॉकी में जो आप हासिल नहीं कर पाए, वो सब आपसे ट्रेनिंग ले रहे बच्चे हासिल कर सकें। आपकी सोच को हमारा सलाम। राजेंद्र जी, आप खेलना चाहते थे देश के लिए। हाँ जी। लेकिन आप खेल नहीं पाए, तब आपको कैसे लगा? किसी ने आपके साथ अनएथिकल व्यवहार किया क्या? उस परिश्रम में कोई कमी थी या ऊपर जो पॉलिटिक्स है वो चलती है सर, वो हमेशा चलती रहेगी। मेरा मानना ये है, उसको फेस करते रहो, परिश्रम करते रहोगे, आज नहीं तो कल एक दिन समाधान निकलेगा। अब आप बताइए, आप अपने खर्चे पर आपने हॉकी का मैदान बनाया। हाँ जी। बच्चों को सिखाते हो जी सर। खुद खर्चा खेत की जितनी आमदन है आधी पड़ती उसमें लगा देते हो? जी सर। कि सारी लगा देते हो? नहीं सर, इतना ही बच्चों का काम चल जाता है, मेरा चल जाता है। अच्छा, गेम के प्रति थोड़ा गेम के प्रति प्यार है। हाँ जी। जी बहुत अच्छा। बताइए आपके प्रश्न राजेंद्र जी सिहाग से। क्या कभी आपके घर में झगड़ा नहीं हुआ? नहीं जी। झगड़ा क्यों होगा? बच्चे जो है नहीं मानते जी इन चीजों को। बच्चा तो कहेंगे बाबू तूने तो हमारा नाश कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन मेरे को घर से ही प्रेरणा मिली, क्योंकि मेरी वाइफ खुद हॉकी खेलती है, वो भी नेशनल लेवल की प्लेयर रही है। वेरी गुड। इनकी धर्मपत्नी को स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, आप भी हॉकी खेलती हैं? इनको हराती हैं कि इनसे हारती हैं? हारती हूँ सर। हारती हो? क्यों? क्यों होगा तो क्या है सर? अच्छा, ये तो हारू ही सर। हस्बैंड है इसलिए हारते हो कि ज़्यादा अच्छा खेलते हैं? अच्छा तो है ही सर, अच्छा तो खेलते ही हैं, मेरे से सुपीरियर है इसमें। अच्छा, चलिए। You both are working on a specific thing, like जो नीडी स्टूडेंट हैं, प्लेयर्स हैं, कुछ भी हैं, लाइक गांव में कोई भी नीडी बच्चा है, उसके लिए आप काम करते हो। उसके पीछे बेस क्या है? Why are you doing? What is the thing that is motivating you to do that? वो सर बलदेव सिंह हॉकी के कोच हैं। हाँ। हमारे शाहबाद से। उन्होंने एक छोटे से कस्बे से हॉकी स्टार्ट किया और आज 8-9 लड़कियां पिछले उसमें एशियाड में और उसमें इंडियन टीम में हमारी अकेली हरियाणा की थी। तो जब एक बंदा पंजाब से आके हरियाणा में इतना काम कर सकता, तो कि हम क्यों नहीं इसी हरियाणा वासी होकर ये प्रेरणा मिलती है।
आप कह रहे थे कि हमें जो आप खेल रहे थे उस टाइम ऊंचे लेवल पे जो पॉलिटिक्स आपके आड़े आई, क्या गांव लेवल पे भी आपको ऐसी आती है पॉलिटिक्स आड़े, या आती है तो आप उसका कैसे सामना करते हो? वो गांव में आती है। किसी को गांव में भी ऑब्जेक्शन किया गया था कि ज़मीन हम इसको पंचायत की लैंड देंगे, ये ज़मीन बेच के खा जाएगा। तो उसलिए जब बंजर भूमि दी गई, फिर उसमें फिर बच्चों की मेहनत से छोटा ग्राउंड बनाया, उसके बाद 4 दीवारी निकालते गए, उसके बाद मिट्टी की। जब बच्चों ने परफॉर्मेंस दे दी तो मैंने मेरा टारगेट बना कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांव थे, उमरा थे, भोजराज, दाइमा, सुरपुर, ये कैमरी, जो ज़िले के अंदर गांव थे, सिसाई वगैरह, इन गाँव से इनसे कंपटीशन किया। आफ्टर देन आई कंपटीशन के लिए मैं स्टेट लेवल पे गया। फिर मैंने स्टेट लेवल पे बच्चे पार्टिसिपेट करवाए। आफ्टर देन आई थॉट कि मैं ये कंपटीशन नहीं है, जिले स्तर से उठ के स्टेट पे गए, स्टेट से अब राष्ट्रीय स्तर पे क्यों ना जाए। कोई भी नेशनल चैंपियनशिप होती है अंडर 14, 17, 19, सब जूनियर, जूनियर, तो हर वर्ग में, या भोपाल से है, MP से है, दिल्ली से है, हरियाणा से है, पंजाब से, हिमाचल से है, कोई भी से स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया की टीम से है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस आती है, उसी में तबीयत खुश होती है। हर टीम में मेरा बच्चा होता है। तो ये देखिए, छोटे से उससे शुरू करके आज तो आप भी वो आमिर खान की तरह से बनना चाहते हो क्या? नहीं, गांव ने मेरे को जन्म दिया, मान दिया, सम्मान दिया, मैंने गांव के लिए क्या किया, ये लाइन लिख के मैंने स्टार्ट किया। आप मेरे जो दर्शक बैठे हैं घर पे जी, करोड़ों, 1 करोड़ के करीब लोग ये शो को देखते हैं जी सर, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको, अपने देशवासियों को, दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हम ईमानदारी से मेहनत करें, मेहनत से जी न चुराएं, हमें सफलता 100% मिलेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सियाग जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ी खुशी हुई, आप जैसे लोगों की वजह से ये देश चलता है और समाज चलता है। नहीं सर, इसको चालू रखिए। धन्यवाद। जो दर्शक आज आप ये शो देख रहे हैं, मैं अपने गांव हिसार से बोल रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप यहाँ के जो स्टूडेंट्स, युवा शक्ति, इनकी बात सुनकर उसका आनंद ले रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह इनमें है एक विषय को जानने के बारे में, इस बात में, चर्चा में भाग लेने के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इसमें भाग लीजिए। तो तीसरा, एनिमल ह्यूमन बीइंग्स। एनिमल ह्यूमन बीइंग भी फितरतन स्वार्थी है, लेकिन उसके स्वार्थ की सीमा थोड़ी बढ़ जाती है। वो सीमा अपने परिवार से आगे चल के अपने समाज, अपनी जाति, अपना गांव, अपना देश तक भी कभी कभी पहुंचता है। रहता ज़्यादातर के रहेगा तो स्टेट तक जाएगा, पूरे देश तक भी कभी कभी सोचता है, फिर वापस अपनी जाति में, अपने धर्म में आ जाता है। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि जो सियाग जी ने कहा, पॉलिटिक्स भी गंदी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम फिर वही अपना जातिवाद, मेरी जाति का है, मेरी कौम का है, मेरे गोत्र का है, उसको वोट देंगे, मेरे हरियाणा का है इसलिए करेंगे। इस तरीके की बात जब करते हैं तो वैसे ही लोग चुने जाते हैं और अच्छे लोगों के बारी नहीं आती। तो ये सब जो थे, ये इस तरह की कैटेगरी के लोग, एनिमल ह्यूमन बीइंग्स। अब आइए ह्यूमन बीइंग की क्या उसकी सोच। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा मनुष्य योनि का, मनुष्य जाति का कल्याण हो, ये सोचने वाला ह्यूमन बीइंग। उसके लिए देश की बाउंड्री भी नहीं है, वो हर किसी से प्यार करता है। इस प्रकार के आदमी को ह्यूमन बीइंग कहा गया। सर, एक्चुअली आई वांट टू आस्क दैट, जो ये नेशनलिस्ट फीलिंग जो हमारे अंदर आती है और जो नेशनलिस्ट होते हैं, वेदर दे आर एनिमल ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, जो परिभाषा मैंने पढ़ी है आज वेदों में पढ़ी है, उसके अनुसार वी आर एनिमल ह्यूमन बीइंग्स। जहाँ पे देश की बात आती है, जबकि देश की अपनी सोच के दूसरे को हम कहने लगते हैं कि उसको नीचे गिराने की प्रयास करते हैं, तब हम एनिमल के रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन अपने देश की सोचते हुए दूसरे का नुकसान ना करें तो आप
you will transcend into human being. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में किस कैटेगरी के लोग ज़्यादा मतलब पैदा हो रहे हैं, किस कैटेगरी के लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं? क्योंकि आज इस प्रकार की चर्चा नहीं होती समाज में जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं। जब चर्चा नहीं होगी आपको पता नहीं लगेगा कि किस तरह की बातें हैं। आज मुझे बताइए ईमानदारी से, आज जैसे मैंने आपको 4 तरह के एक्सप्लेन किया है, इससे पहले आपने इस प्रकार से सोचा क्या? कभी भी कोई दिमाग में ऐसा आया कि 4 प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं? नहीं आया। आज हम कई चीज़ें समाज में बुराइयां हैं जिनकी हम चर्चा करने से घबरा जाते हैं, चर्चा नहीं करते हैं तो इसलिए फिर समाज में पैदा तो आदमी इंसान पैदा होता है वो ठीक होता है, उसमें कोई वो ह्यूमन बीइंग ही पैदा होता है, लेकिन सारा आसपास का वातावरण उसको चेंज कर देता है। ये समस्या है। सर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे, और सर रिलेटिव्स भी हैं, मतलब जो फ्रेंड्स भी हैं, हम चाहते हैं कि वो चेंज हों, कि हाँ वो फ्रेंड है यार ऐसा है, उनसे दूर चले जाते हैं हम, बट कभी चेंज नहीं करते। और करें तो करें कैसे सर? अपना व्यवहार आप ठीक रखिए, अपना व्यवहार आप सही रखिए, और क्योंकि गुस्से से अगर आपने गुस्सा किया या उस फोर्सफुली प्रयास किया बदलने का, तो आप में और उसमें अंतर नहीं रह जाएगा, आप भी एक एनिमल ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। तो ह्यूमन रहते हुए कैसे किसको ठीक किया जा सके, ये एक प्रश्न है और कुछ नहीं। तो सर अपना आचरण ठीक रखिए। सर आप बोल रहे हैं कि ऐसे मनुष्य सिर्फ मनुष्य के कल्याण के बारे में सोचते हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि ये लोग हर किसी के बारे में सोचते हैं, फिर पशु पक्षी पेड़ जानवर इन सब के बारे में कौन सोचेगा? वो अगला आता है 5वां, गॉडली ह्यूमन बीइंग। ओके सर। गॉडली ह्यूमन बीइंग मनुष्यों की ही नहीं, वो सभी बीइंग की सोचता है, सबका कल्याण, अच्छा एनवायरनमेंट हो, वो पेड़ पौधे जानवर किसी को वो नहीं करेगा, वो सबका कल्याण सोचेगा, उसी को गॉडली ह्यूमन बीइंग कहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आपने डिस्कस किया कि 4 टाइप के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हाँ जी, तो मेरा मानना ये है कि सर बाई बर्थ तो ह्यूमन बीइंग ही पैदा होता है, लेकिन इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है कि एक ह्यूमन बीइंग है वो एनिमल ह्यूमन बीइंग बन रहा है या वेजिटेटिव ह्यूमन बीइंग बन रहा है? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हमारी अपनी सोच है, हमारा आसपास का वातावरण जो है वो इस प्रकार का है। देखिए कहाँ से शुरू होता है, छोटी छोटी बात से शुरू होता है। पिताजी फ़ोन आया तो पिताजी कहेंगे बेटा कह देना कि मैं नहीं हूँ घर पे। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन आपने उस बच्चे के अंदर नींव डाल दी कि वो झूठ बोलना सब कुछ ठीक है। इस छोटी सी बात से शुरू होता है। और जब कोई व्यक्ति कहीं किसी काम कर रहा है और वो वहाँ से अनएथिकल रूप से पैसा कमा के घर लेके आता है और पत्नी बड़ी जल्दी से ले करके उसको बंद कर देती है अलमारी में, वो नींव डल जाती है, वो बच्चा भी देख रहा होता है, छोटा बच्चा। तो ये सब तो हमारा संसार का बनाया हुआ है, इसीलिए लगे हैं कि भाई ये चीज़ें कम हो, ख़त्म हो। जहाँ हम बार बार देखते रहते हैं बाहर, जब बाहर देखते हैं तो हमको ये सब गलत लगता है, जब हम अपने अंदर देखते हैं हाँ तो फिर आपको सही नज़र आता है। वो कहावत तुलसीदास की है ना कि बुरा जो देखन मैं चली बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। ये बड़ी कहावत आज भी सच्ची है। एक क्वेश्चन रिवॉल्व हो रहा है कि हम अपने फ्रेंड्स को या अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो एक स्पीकर ने जैसे बोला कि हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि हम उसे अपने फ्रेंड को या कोई भी जो आसपास हमारे सराउंडिंग्स में है उन्हें 1-2 बार टोक सकते हैं, लेकिन अगर हमें चाहिए कि वो सही डायरेक्शन में जाएं तो आई थिंक हमें अपने एक्शन से, जो रोज़मर्रा के एक्शंस हैं, जैसे मैं अगर किसी की बड़ी बहन हूँ तो मेरा जो छोटा भाई है वो घर में जितना सीखेगा वो बाहर उतना नहीं सीखेगा। तो आई थिंक वी शुड बी द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने कहा। ये सोच अगर आ जाए तो ये सब बदलेगा। हमारे साथ हैं गेस्ट मेहमान एक वेद जी झांडाई, और ये फाउंडर हैं हिसार की थैलीसीमिया सोसाइटी के। आइए वेद जी आइए।
स्वागत है आपका। तो आपने ये जो थैलीसीमिया सोसाइटी हिसार में खड़ी की, थैलीसीमिया समझते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ कैंसर विच इज़ अ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, और ये ज़्यादातर बच्चों में ही शुरू हो जाती है। इनके खुद के 2 बच्चे थे जो थैलीसीमिया में चले गए यंग एज में। 84 में मेरी बिटिया थी और फिर 86 में बेटा हुआ। वो 95 में गया और बिटिया चली गई थी 87 में। तो फिर मेरे को क्या था, ब्लड लेने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, दिल्ली, रोहतक, कहीं भी कोई कैंप लगते थे। तो फिर मैंने ये सोसाइटी हिसार में ही बनाई, छोटे से शहर में, जिसको माना गया भाई हिसार में ये सोसाइटी चल भी नहीं सकती थी। तो मैंने फिर ये सोसाइटी उनको ब्लड बैंक वालों को भी बड़ा पीछे पड़ के चलाई। ये यहाँ 15 बच्चे उस टाइम इकट्ठे किए मैंने, भाई अपना यहाँ ब्लड यहीं अरेंज करेंगे। तो करते करते हमारा यहाँ पूरा विंग बन गया। आज मैं थैलेसीमिया सोसाइटी इंडिया का भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, हरियाणा से सिंगल मैन। वेरी गुड, वेरी गुड। और ब्लड देने की भी प्रेरणा मुझे मेरे बच्चों से ही मिली, क्योंकि उनको हर हफ्ते 10वें दिन ब्लड की ज़रूरत होती थी। तो इसके लिए मैं ब्लड खुद भी देता था, औरों को भी अवेयरनेस कर रहा था। तो मैंने एक ये नारा भी बनाया, जोत से जोत जलाते चलो, यानी हर ब्लड डोनर दूसरे डोनर को भी तैयार करे। और जो कैंप ऑर्गेनाइज करते थे वो कैंप और तैयार करे, ऑर्गेनाइजर तैयार करे। तो ये हमारा ख्यालिया साहब थे, ब्लड डोनेशन में बहुत आगे गए हैं। तो थैलेसीमिया के लिए आज मैंने इतना हो गया मेरे प्रयासों से, जो दवाई चिलेटिंग करनी होती है थैलेसीमिया में, हमारे को पैसों से नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किल मिलती थी। आज वहाँ हिसार में हमने फ्री मुहैया कराई हुई है। बहुत अच्छा। तो ये बताइए वेद जी, हाँ जी, इसमें तो आपको बोन मैरो डोनेशन लेना पड़ता अब भी है ना? हमारे को बोन मैरो लेटेस्ट मोदी जी ने कॉल इंडिया से कोलैबोरेशन करके 10 साल से जो नीचे बच्चे हैं वो 10 लाख रुपए सरकार फ्री दे रही है। हिसार के भी मैंने 2 बच्चों की बोन मैरो ट्रांसप्लांट CMC बिलौर में करवाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? थैलेसीमिया देखो, हमने एक अवेयरनेस भी चलाई। इसमें कैरियर जब दोनों मियाँ बीवी होते हैं, ये बहुत आप जैसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि शादी से पहले हमारा एक नारा है, जन्म कुंडली मिलाए ना मिलाएं, रक्त अवश्य मिलाएं। इससे क्या है, कैरियर से ही जब शादी होती है तब ये बच्चों की 50% थैलेसीमिया मेजर की संभावना रहती है। और समझे आप कि अगर किसी को थैलेसीमिया है मेल को, और उसकी शादी जिस लड़की से होती है उसको भी यदि है, तो वो उसके बच्चे बहुत मेजॉरिटी रूप में थैलेसीमिया की प्रॉब्लम के साथ ही जन्म लेंगे। यस, ये माँ बाप की वजह से ही थैलेसीमिया बच्चों में आता है। इसलिए हमारी आप जैसे लोगों से तो बहुत अवेयरनेस है कि ब्लड टेस्ट करा के ही शादियां करें, क्योंकि एड्स भी फैला हुआ है। अब जिसको पहले एड्स होता है उसको हो सकता है, हेपेटाइटिस C है, B है, ये सारी बीमारियां एक को दूसरे को हाथों-हाथ लगती हैं शादी के बाद। वे जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि हिसार में आपने ये मुहिम छेड़ रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी आपका आने के लिए, और इस शो में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये शो यहीं समाप्त करते हैं कि अब इसमें एक प्रश्न मेरा है आपसे कि आप सिहाग जी को और वेद जी को क्या 5 में से किस कैटेगरी में रखेंगे? गॉडली ह्यूमन बीइंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।